हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 28 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है स्पेस जगत से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है और भारत के पहले निजी रूप से विकसित वाणिज्यिक कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया है। विक्रम-1 क्या है? तो ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया है। इसको निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे उपग्रहों को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। तो इसकी सहायता से अब लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे छोटे उपग्रहों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इन्फिनिटी कैंपस क्या है? तो यह कैंपस लगभग 2 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें डिज़ाइनिंग, एकीकरण और परीक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ये जो परिसर होगा ये प्रति माह एक ऑर्बिटल रॉकेट का उत्पादन करने में सक्षम होगा, जिससे भारत की तेज और किफ़ायती लॉन्च सेवाओं की क्षमता को सुदृढ़ता मिलेगी। विक्रम-1 जो है वो भारत का पहला निजी रूप से निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला निजी रूप से निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट कौन है, तो विक्रम-1। नेक्स्ट टॉपिक है फाइड वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जिसका आयोजन अभी हाल ही में गोवा में हुआ था। तो उज़्बेकिस्तान की युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने फाइड वर्ल्ड कप में चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई यी को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराकर अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं। कौन? तो उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई यी को हराया है। 2025 का जो फाइड वर्ल्ड कप है वो 1 नवंबर से गोवा में शुरू हुआ था और इसमें 206 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, या भारत के लिए कहिए तो एक बहुत गौरव का पल है। भारत ने संविधान दिवस जो अभी हाल ही में 26 नवंबर को मनाया गया है, तो उस अवसर पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर पेरिस में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग, विभिन्न राजनयिक, ये सारे लोग मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को भारत के संविधान निर्माता को समर्पित एक सार्थक श्रद्धांजलि बताया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने ही प्रारूप तैयार किया था और प्रारूप समिति के हेड भी थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन अंगीकृत किया गया था, तो इसलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को उसके सारे प्रावधान लागू नहीं हुए थे। बाकी जो प्रावधान थे वो सारे मतलब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन संविधान सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन संविधान में क्या क्या शामिल था? तो एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा लोग, कल हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। तो ये जो आयोजन हुआ यूनेस्को में, इसको किसने आयोजित किया? तो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल द्वारा ये आयोजित किया गया और भारत के यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधि जो हैं विशाल वी वर्मा, उन्होंने ही प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये जो B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से रिलेटेड। तो अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है। ये घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा 26 नवंबर 2025 को
ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में की गई। इस असेंबली में नाइजीरिया के अबूजा को पछाड़ते हुए अहमदाबाद ने ये मेजबानी हासिल की है। लास्ट टाइम भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब किया गया था? तो 2010 में। इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था भारत में, लेकिन उस समय बहुत सारी खामियां रह गई थी। जैसे लास्ट टाइम तक निर्माण कार्य जारी था, स्विमिंग पूल जो थे वो गंदे थे, फिर कई संरचनाएं जो बनी हुई थी वो गिर रही थी, खिलाड़ी जहाँ रुके हुए थे वहाँ कहीं सांप निकल रहा है तो कहीं कुछ, मतलब इस तरह से बहुत सारी खामियां थी जो वैश्विक लेवल पे भारत की इमेज को बहुत ख़राब की थी। तो इसलिए इस बार का जो आयोजन होगा वो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और इस बार का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2030 में, सॉरी 2030 में। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी, ठीक है। और 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बार 2030 में 100 वर्ष पूरे होने का भी आयोजन है और कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है उसका भी आयोजन है। तो इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस बार का आयोजन। होप सो इस बार किसी तरह की कमी ना रहे। ऐसे प्रशासन और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है, इस बार तैयारी का पर्याप्त समय मिला है, इसलिए इस बार किसी भी प्रकार की खामी रहने का, इस बार तैयारी का पूरा समय मिला है, तो होप सो इस बार किसी तरह की कमी ना रहे। इस बार का जो आयोजन होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसमें 15 से 17 खेल शामिल होने की संभावना है, जबकि T20 और ट्रायथलॉन अब भी समीक्षा के अधीन है। मतलब इन दोनों खेलों को T20 और ट्रायथलॉन को शामिल किया जाएगा कि नहीं, इस पर फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन 15 से 17 खेल शामिल होने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 19वें संस्करण से संबंधित। तो भारत और नेपाल के बीच जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? तो सूर्य किरण। इसका 19वां संस्करण इस बार 2025 में आयोजित हो रहा है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। ये जो अभ्यास है वो 8 दिसंबर तक चलेगा और इस वर्ष भारत और नेपाल दोनों के 334 सैनिक भाग लेंगे। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, जबकि नेपाली सेना का प्रतिनिधित्व देवी दत्ता रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं। तो सूर्य किरण किस दो देशों के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो भारत और नेपाल के बीच। एक बार तो बीपीएससी में ये भी पूछा था कि मतलब किसी एक्सरसाइज का नाम दे दिया था और ये पूछा था कि ये कैसा अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, वायुसैनिक अभ्यास है या सैन्य अभ्यास है। तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग साथ साथ। तो सूर्य किरण जो है वो सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक और वायुसैनिक अभ्यास नहीं, सैन्य अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा वेलामाला सिमन्ना से संबंधित। तो वेलामाला सिमन्ना को 2025 लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह एक प्रतिष्ठित तेलुगु लेखिका हैं जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। और इस सम्मान में क्या दिया जाता है? तो इस सम्मान में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है और पुरस्कार जो है वो ये पुरस्कार समारोह 18 जनवरी 2026 को होगा। तो ये न्यूज़ एक बार और डिस्कस किया जाएगा जब 18 जनवरी को करंट में ये न्यूज़ आएगा, तो उस समय भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आया है न्यूज़ में तो अभी भी डिस्कस कर लिए। ये जो तिथि है 18 जनवरी की, ये NT रामाराव और कवि हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने तेलुगु भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। तो ये था हमारा टॉपिक वेलामाला सिमन्ना के बारे में, जिनको 2025 का लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।